जय श्री गणेश। आपका स्वागत है फिजिक्स द डिजास्टर में। और पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वेक्टर का। उसमें थोड़ा सा बात की थी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। आज हम ये पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आखिर वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा क्या खास है कि वेक्टर को अलग से पढ़ा जाए। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आप भी मुस्कुरा के पढ़िएगा, मुस्कुराइए। आप फिजिक्स द डिजास्टर देख रहे हैं तो आप मुस्कुरा के पढ़िए, ठीक है। हम भी मुस्कुरा के पढ़ाएंगे, थोड़ा डर लग रहा था लेकिन आप अभी देखिए अभी नॉर्मल है। चलिए, अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज़ का मास लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, मास 3 kg है। या अगर हम लिखना चाहते हैं किसी चीज़ का डिस्टेंस, यानी जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट, अगर कुछ इस तरीके का एग्जांपल आपको हम ले, ध्यान से देखिएगा। अब आप बताइए, ये मान लो नॉर्थ, ये साउथ, ये सपोज दैट ईस्ट, ये वेस्ट। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये बोले कि कोई व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग ये क्लास 9th में पढ़े होंगे। मान लो कोई आदमी इधर गया 3 मीटर, ठीक है, ईस्ट साइड है। अगर हम सिर्फ ये बात करें कि आदमी 0 से ए, यानी 0 से ए गया है, कोई व्यक्ति है, सपोज दैट हम लोग एज्यूम करते हैं कि कोई हमारा है प्रोफेसर वैधा। ये सुबह घूमने निकले और घूमते घूमते ये 0 से ए पहुंच गए। जब ये 0 से ए पहुंचे, ये सोचे कितना दूर आ गए, तो दूर का मतलब हो गया यानी दूरी, यानी डिस्टेंस। हिंदी में कहें तो दूरी, ठीक है। तो ये दूरी कितना हो गया, 3 मीटर। हालांकि ये 3 मीटर आए नहीं होंगे, हम मान लेते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है। तो दूरी कितना हो गया इनका, 3 किलोमीटर। लेकिन अगर प्रोफेसर वैदा ये सोचेंगे कि हम अपने घर से गंतव्य स्थान से जहाँ चले थे, किस दिशा में दूरी तय की, किस दिशा में दूरी तय की, अगर ये बात ये समझ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि दिशा आ जाएगा। मतलब अभी तक आप ये मैग्नीट्यूड देख रहे थे, अगर ये सोचने लगेंगे कि हम किस दिशा में गए, अभी ये बस ये सोच रहे हैं कि हम 0 से ए आए तो कितना दूर आए, 3 किलोमीटर आए। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि 0 से ए किस डायरेक्शन में आए, तो ये इनको एक चीज़ और सोचना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस के साथ साथ ये भी सोचेंगे कि ईस्ट के डायरेक्शन में हम कितना किलोमीटर आए, 3 किलोमीटर। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं नया, डिस्टेंस प्लस ईस्ट, ईस्ट मतलब डायरेक्शन, यही वेक्टर है। और वेक्टर में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको हम बताते हैं, वेक्टर में हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, या बहुत लोग इसको कॉमन लैंग्वेज में XY कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। यानी जो चीज़ अभी हम देख रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अभी हम इसको देखेंगे X और Y। तो आपको हम बताते हैं कि एक वेक्टर क्या है, एक्चुअली इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, तो आप समझेंगे। पहले थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडल समझेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैथमेटिकल मॉडल की हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे। जैसे सपोज दैट ये हम लिख रहे हैं, कोई एरो बनाए हैं और हम बोल रहे हैं कि ये वेक्टर ए है। तो इस एरो से आप क्या समझ रहे हैं, ये वेक्टर ए आखिर है क्या। अगर हम ये आपको बोल दें बेटा एक एरो दिया है, इससे बताओ कि वेक्टर ए से तुम क्या समझ रहा हो, तो आप क्या कीजिएगा, कहिएगा चाचा सुनिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये मान लेंगे एक्स एक्सिस, ये मान लेंगे वाई एक्सिस, और हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में एक एंगल मेजर करेंगे, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। और बोलेंगे कि देखिए ये जो थीटा है ये इस वेक्टर का डायरेक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, डायरेक्शन। और ये इसकी जो लंबाई है, मान लो ये O से A, तो जो OA है यानी OA जो लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो रहा है, क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड। यानी जब भी एक वेक्टर का एरो ड्रॉ किया होता है तो हम पहले एंगल निकालते हैं, वो एंगल हमको डायरेक्शन बताता है। इसीलिए याद कीजिए पिछले लेक्चर्स में आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया गया ताकि आप एंगल के बारे में जान सकें। और अभी आप देखिए एंगल आ गया, यानी थीटा, थीटा का मतलब डायरेक्शन। और जो ये आप लेंथ देख रहे हैं O से A, O से A जो ये आप लेंथ देख रहे हैं, ये जो लाइन सीगमेंट जो छोटा सा बन रहा है, ये हमारा क्या है, इसकी जो लंबाई होगी, इसका जो लेंथ होगा, यही क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। आपको हम बता दें वेक्टर
क्या है, कैसा है, थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझेंगे हम लोग। थोड़ा ध्यान समझिएगा, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अभी हमारा पहला टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। हम एक एक कड़ी को जोड़ के चलेंगे, आप निश्चिंत होकर वीडियो देखें और समझने का प्रयास करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, आखिर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए ध्यान से। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड। इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। इसका मतलब है कि कोई वेक्टर है हमारे पास, वो आई कैप जे कैप के कैप क्या है। सॉरी, पहले हम ये बता देंगे आपको आई जे के क्या है। देखिए आई कैप जे कैप के कैप, इनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। आई क्या है, यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है, जे कैप। जे कैप क्या होगा, जिस तरह से आई कैप है यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस, उसी तरह जे कैप होगा यूनिट वेक्टर along वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब है, अभी along का मतलब हम समझाते हैं एक्चुअली क्या होगा। और के कैप अपना क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर along जेड एक्सिस। देखिए अब अगर हम ये समझ, यूनिट वेक्टर में स्टार्टिंग बता रहे थे दो तरीके का होता है, लेकिन अभी आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली कुछ चीज़ें आपको अगर पहले से पता होगी तो उसको बाद में लिंक करने में आसानी होगी। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि आई जे के क्या है। तो हमने बताया आपको आई जे के यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड आई बराबर मॉड जे होगा, और ये बराबर मॉड के होगा, और ये सब का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या यहाँ तक नजर आ रहा है, मॉड आई मॉड जे। अच्छा, यूनिट वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए इनका नाम यूनिट वेक्टर है। और ये यूनिट वेक्टर एक स्पेशल चीज को दिखा रहे हैं, क्या, अगर आई लिखा है तो इसका मतलब वो वेक्टर एक्स के अलॉन्ग है, जे लिखा है तो वेक्टर अलॉन्ग वाई है, और के लिखा है तो वेक्टर अलॉन्ग जेड है। अब इसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे, हो सकता है हम फ्रेम से बाहर चले जाए, लेकिन आप समझिएगा। अगर हम ये लिख रहे हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, तो इसका मतलब है कि जो मेरा वेक्टर है वो 3 कंपोनेंट से बना है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। मतलब ये वेक्टर ए एक्स है आई के अलॉन्ग, ये वेक्टर ए वाई है जे के अलॉन्ग, और ये वेक्टर ए जेड है के अलॉन्ग। मतलब आप ऐसे समझिएगा थोड़ा सा, अगर इस मेरे इस आप हाथ को अगर देख पा रहे हैं, क्या आ रहा है नजर में, अगर आप इस मेरे हाथ को देख पा रहे हैं तो आप ध्यान समझिएगा। ये मेरा कोई वेक्टर है, स्पेस में रखा है, स्पेस मतलब हवा, ये 3D वेक्टर हुआ। 3D क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसका 3 कंपोनेंट होगा, ऊपर से टॉर्च जलाओगे इसका परछाई इस पे बनेगा, ठीक है, समझ रहे, उधर से जलाओगे तो इस पे बनेगा, इधर से जलाएंगे तो इधर बनेगा। यानी हम 3 अलग अलग डायरेक्शन से अगर इस पे टॉर्च जलाएं तो इसका नीचे परछाई। तो हम बोल रहे थे कि ये वेक्टर तीनों दिशाओं में है, एक्स में भी है, वाई में भी और जेड में भी है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप कभी किसी क्रेन को देखिए कोई चीज उठाते हुए, तो आप देखिएगा एक हुक होता है, और हुक में तीनों तरफ से जंजीर लगा हुआ होता है, जिसका काम होता है उसको बैलेंस करना, और उसके सहारे वो एक टेंशन एक्सर्ट करता है जिसके सहारे से कोई भी चीज उठता है। तो वहां पे फोर्स तीनों डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स वाई जेड। अभी आप खड़े हैं, आप पे भी फोर्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अगर उसका हम फोर्स निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे, तो वो भी तीनों डायरेक्शन में होगा। प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा उसका बात कर रहे हैं। या थोड़ा देर के लिए आप समझिए, अगर हम चल रहे हैं उस समय फोर्स लग रहा है, हालांकि वो फोर्स एकदम वर्टिकल होगा, वाई एक्सिस दबा होगा, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे हम कि वेक्टर अगर हम लिख रहे हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वेक्टर आई यानी एक्स के अलॉन्ग ए एक्स है, वाई के अलॉन्ग ए वाई है, जेड के अलॉन्ग ए जेड है। कैसे समझना थोड़ा ध्यान से। अगर हम 3 डायमेंशनल एक्सिस बनाएं, आप थोड़े ध्यान से देखिएगा,
आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। जैसे देखिए आप ध्यान से देखो, अगर इस क्यूब को हम इमेजिन करें और इस क्यूब पे, इस ओरिजिन पे इस वेक्टर को ऐसे रखें, बाहर निकलता हो, और इसको हम मिटा लें क्योंकि हमको एक्स वाई जेड पता चल गया है। ये हम इसलिए ड्रॉ किए कि आपको ये लगे कि जेड आपकी तरफ आ रहा है। अगर हम हाथ से बनाएं तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है हाथ से बनाने पे, लेकिन आप देखिएगा तो शायद समझ में आया आपको। देखिए ध्यान से, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत कुछ इमेजिन करना होता है। ये जो मेरा उंगली है जो आप देख रहे हैं, ये एक्स को दिखा रहा है, इधर हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये जो बाहर आ रहा है ये वाला लाइन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं जेड एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये एक्स जो कि इधर है, ये वाई और ये जेड जो बाहर की ओर आ रहा है। अगर हम ये वेक्टर ऐसे बनाते तो इस वेक्टर का ये मतलब हुआ कि ये वेक्टर, ध्यान से देखिए, जो वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर ए है और ये ए एक्स इधर होगा, ए वाई इधर होगा और ए जेड इधर होगा, इसको बोलते हैं 3D वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? 3D वेक्टर। इसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे? 3D वेक्टर। हम लोगों को 3D वेक्टर नहीं देखना है, जनरली हम 2D में डील करेंगे, लेकिन जानने के लिए जरूरी है तो आपको बता दिया गया। और 3D वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप एज्यूम कीजिए कि हवा में है, और अगर हवा में होगा तो ये तीनों एक्सिस में होगा, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। इसीलिए इसका कंपोनेंट ड्रॉ किए, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो आगे बढ़ के आपको हम 2D वेक्टर बताते हैं, फिर आप थोड़ा सा उसको विजुअलाइज कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम 2D वेक्टर का बात करेंगे तो इसमें से कोई एक एक्सिस गायब कर देंगे। अगर आपका मन हो तो जेड गायब कर दो, मन हो तो एक्स गायब कर दो, मन हो तो वाई गायब कर दो। कोई एक गायब करोगे तो आपको दो एक्सिस मिलेगा, और वो 2D वेक्टर होता है या प्लेन वेक्टर होता है। और याद कीजिए, स्टार्टिंग बोले थे आपको प्लेन मोशन पढ़ना है, इसीलिए हम लोग 2D वेक्टर पढ़ेंगे या प्लेन वेक्टर पढ़ेंगे। तो अगर हम एक एक्सिस निकाल देते हैं, मान लो ए जेड निकाल दें, सपोज दैट, देखिए आप लिखिएगा, हम मिटा रहे हैं क्योंकि जगह कम है। तो अगर हम एक मिटा देते हैं तो ये जो ए एक्स प्लस ए वाई हो गया, इसको बोलेंगे 2D वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? 2D वेक्टर। ये 2D वेक्टर हुआ, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन वेक्टर। कैसा वेक्टर बोलते हैं? प्लेन वेक्टर। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्लेन वेक्टर का मतलब होता है, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, जो आपके सामने बोर्ड दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, प्लेन है। लेकिन अगर इसी को कोई साइड से जाके देखेगा तो देखो, साइड से देखेगा तो इसकी कुछ चौड़ाई भी होगी, तो इसमें आपको एल बी एच यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिखेगा, एक्स भी दिखेगा, वाई भी दिखेगा और जेड भी दिखेगा। लेकिन आप जब बोर्ड देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? ये वाई दिख रहा होगा, इधर एक्स दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन। और प्लेन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से। मान लो ये वेक्टर ए है हमारा, तो प्लेन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करो, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करो और इधर क्या ड्रॉ करो? वाई एक्सिस ड्रॉ करो। जब आप ऐसा करते हैं तो ये 2D वेक्टर है। इसका क्या मतलब है? ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसको हिंदी में कैसे समझेंगे? फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि ये वेक्टर जो ए एक्स और ए वाई, मतलब ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप है, इसका ये मतलब है कि ये वेक्टर जो ए है, एक्स में ए एक्स है और वाई में ए वाई है। इसका यही मतलब है, बस सिंपल सा मतलब है कि अगर आई के बगल में ए एक्स है तो मतलब ये होगा कि वेक्टर जो है एक्स में ए एक्स है, और जे के बगल में अगर ए वाई है तो इसका ये मतलब है कि वेक्टर जे में ए वाई है। और ये 2D वेक्टर है, तो देखिए मात्र ये एक्स में है, वाई में है। अगर हम जेड के जगह वाई मिटाए होते तो एक्स और जेड में होता, अगर हम वाई में मिटा के एक्स मिटा देते तो वाई और जेड में होता। तो 2D वेक्टर में याद रखना है कि दो कंपोनेंट दिखेगा, या तो आई जे, या तो जे के, या तो के आई। इसके बारे में आगे और बात करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, आराम से बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, अब एक चीज हम लोगों को बात करना है इसके बारे में, इक्वल वेक्टर्स, कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर का क्या मतलब हो गया? सेम, जस्ट सेम वेक्टर। वेक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर का, मान लो आपके पास दो वेक्टर है, सपोज दैट ए और बी, तो ए और बी वेक्टर इक्वल कब होगा? तो हम ये जानेंगे कि वेक्टर का आखिर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आपको पता है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है।
अगर दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वल वेक्टर है। यानी मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इफ वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स, ये कौन सा वेक्टर्स है? इक्वल वेक्टर्स है। देन यहां दो पॉसिबिलिटी है। पहला कि इसका मैग्नीट्यूड जरूर बराबर होगा, क्योंकि एक वेक्टर में दो ही चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर हम कह रहे हैं इक्वल है तो इसका यह मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और दोनों का डायरेक्शन भी बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अगर बचपन में आपके दोस्त आपसे झगड़ा करते हैं, मान लो कभी झगड़ा हुआ हो, तो आप क्या बोलते हैं? जितना जोर से तुम मारा उतने जोर से हम भी मारेंगे। अच्छा, तो दोस्त कहता है हम तुमको पीठ में मारे हैं, तुम भी हमको पीठ पे मारो। इसका क्या मतलब हुआ? पीठ डायरेक्शन दिखा रहा है और जितना जोर से बोल रहा है वो क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। तो याद रखें आप कि दो वेक्टर तभी इक्वल होगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में इक्वल होगा। जैसे आप अपने दोस्त को उतना ही जोर से मारते हैं जितना जोर से वो आपको मारा है, और वही मारते हैं जितना जोर जहां पे वो आपको मारा है। तो ये थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो पहला चीज क्या की, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल। दूसरा चीज, अब वेक्टर का दूसरा केस, इसका डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए। तो थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी, यानी डायरेक्शन मस्ट बी सेम, डायरेक्शन मस्ट बी सेम। तो दो वेक्टर इक्वल कब होगा? फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, दो वेक्टर कब इक्वल होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन सेम होगा। अभी आप आगे पढ़िएगा कि आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे जब किस पे, पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग प्रूव करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखेंगे हम कि दो वेक्टर इक्वल कब होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होंगे? परस्पर यानी साइमल्टेनियसली इक्वल होंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज गड़बड़ होता है, यानी डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग हो गया, तो फिर काम नहीं बनेगा। आपको दोनों इक्वल रखना है, ठीक है? ये हमारा इक्वल वेक्टर था। एक चीज और इस पे बात करेंगे हम, इक्वल वेक्टर के ही कंसेप्ट में है कि इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसके आगे हम क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इक्वल वेक्टर्स में ही एक चीज हम बात करेंगे कि वेक्टर चेंज कब नहीं होगा, वेक्टर कब चेंज नहीं होगा। देखो सेम बात है, वेक्टर सेम होगा तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अच्छा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप चेंज करने से नहीं रहे, हाथ से थोड़ी बदल दोगे तुम क्या कर सकते हो? वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन हम कुछ ऐसा आपको नहीं सिखाने जा रहे हैं, हम बस ये बताने जा रहे हैं कि वेक्टर कब चेंज नहीं होगा। तो जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए, हम कब कहेंगे वेक्टर चेंज नहीं होगा? जब इसके लंबाई में कोई छेड़छाड़ किए बिना, याद रहे मैग्नीट्यूड में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो लंबाई में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अगर इसी के लाइन ऑफ एक्शन, ध्यान से देखो, ये जो आप एरो का जो डायरेक्शन है ना, ये जो डॉट डॉट है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये मेरा वेक्टर है और वेक्टर कैमरा की तरफ जा रहा है, तो ये जो कैमरा की तरफ जा रहा है यही लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक इसी तरीके से ये वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है तो ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं यही क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। मतलब जिस लाइन में वेक्टर ट्रेवल करेगा या जिस लाइन में वेक्टर काम करेगा वही होगा लाइन ऑफ एक्शन। जैसे अगर हम बोर्ड पे मुक्का मारेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि ये हुआ इसका लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन हुआ ये हुआ। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर, आप समझेंगे कि वेक्टर कब चेंज नहीं होगा? जब इसी वेक्टर को इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग घुमाएंगे। मतलब अगर हम ये करना चाहें, थोड़ा सा बोर्ड के बाहर जा रहा है, आप समझिएगा, अगर इस वेक्टर को पीछे ले आए, इधर सरका के ले आए, तो ये क्या वेक्टर चेंज हो जाएगा? क्या ये ए से A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, B हो जाएगा? नहीं, ये A ही रहेगा। क्यों? इसका डायरेक्शन नहीं बदला। कैसे नहीं बदला? देखिए आप, अगर आप दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, डायरेक्शन नहीं बदला और मैग्नीट्यूड तो हम चेंज ही नहीं किए। इसका मतलब ये वेक्टर वही है जो पहले था। यानी वेक्टर कब चेंज नहीं होगा? जब उसी के लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग उसको क्या करेंगे? आगे पीछे करेंगे। पहला ये, यानी कब चेंज नहीं होगा? तो वेक्टर कब चेंज नहीं होगा? देखिए, मूवमेंट ऑफ वेक्टर along its line of action,
मतलब अगर किसी वेक्टर का मूवमेंट करवाते हैं इसी के लाइन ऑफ एक्शन के लोग, जैसे मान लो ये डॉटेड ऐसे ऐसे जाए, जो ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन को शो करता है, अगर ये वेक्टर को इस पे हम यहाँ ले आए तब भी ये यही वेक्टर होगा। देखो यहाँ पीछे किए तब भी ये वेक्टर था, आगे किए तब भी यही वेक्टर है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसका मूवमेंट हम इसी के लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग कर रहे हैं और इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या संभावना है? दूसरा संभावना है कि इसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करें। पैरेलली शिफ्ट करने का क्या मतलब हो गया? अगर ये वेक्टर ए है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिए नीचे, मतलब ऐसे ड्रॉ कर दिए लाइन, क्या ये वेक्टर चेंज होगा? नहीं होगा। ऐसे करें, ये सेम वेक्टर ए होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको ऊपर कर सकते हैं, फिर भी वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करें, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, यानी फिर से रिपीट करवा दें कि एक वेक्टर कब चेंज नहीं होगा। हिंदी में देखिए, व्हेन अ वेक्टर डजंट चेंज, व्हेन वेक्टर डजंट चेंज, कब चेंज नहीं होगा? जब व्हेन मूवमेंट ऑफ वेक्टर अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन, जब आप वेक्टर का मूवमेंट उसी के लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग करिएगा, मतलब एक ऊपर ले गए नीचे ले आए। दूसरा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को इधर किए, ऊपर नीचे पैरेलल किए तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। ये छोटा छोटा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में ही आपको हम बोले थे कि वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा का मतलब क्या हो गया? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन भी होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है और आप कर भी नहीं पाइएगा, तो और हमको करना भी नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। हमको बस ये पढ़ना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखेंगे सबसे पहले ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स पे क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। पहला ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, वेक्टर का क्या मतलब होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे आप क्लास 9 में पढ़े होंगे फोर्स के बारे में। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में कभी आप बचपन में शिकायत कर रहे होंगे, सर लड़का उनको जो सुरेश है एक मुक्का मारा, सर पूछता है कहाँ मारा, तुम क्या करता है? सर पीठ में मारा। धीरे से मारा कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, ये एक सिंपल एडिशन है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्केलर को ऐड करते हैं। जैसे मान लो अगर किसी ने तुमको बोला कि चीनी लेके आओ, तो आप क्या कीजिएगा? मान लो कि आपके चाचा आपको कह रहे हैं 3 kg चीनी लेके आओ, और आपकी जो मान लो पापा है, पापा कह रहे हैं 4 kg चीनी लेके आओ। चीनी को इंग्लिश में शुगर बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा। टोटल आप कितना चीनी लेके आइएगा? 4 + 3 7 kg। लेकिन अगर यहीं पे हम वेक्टर की बात करें तो ये सीन चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आपके ध्यान से एकदम समझ के, बिना कुछ समझे नहीं, आराम से समझना पहले आपको। अगर हम ये कहें कि ये रहे आपके, अब बुरा मत मानना, ये रहे आपके चाचा, ठीक है, इनके हाथ में ये रहा डंडा, ठीक, और ये रहा कोई खंभा यहाँ पे, पोल। चाचा इस पे फोर्स लगाए, और ये रहे आपके पापा, ठीक है, इनके हाथ में भी ये रहा डंडा, ये डंडा है, और ये इस पे फोर्स लगाए। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, एक फोर्स ये लग रहा है F1 और ये लग रहा है F2। आपको बता दी कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम आपसे ये पूछे कि पोल किधर गिरेगा या पोल पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हम इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं F1 + F2। अच्छा, ये F1 + F2 लिख रहे होंगे तो F1 हम लिख रहे होंगे I और J के टर्म में, और अगर 3D वेक्टर है तो K के टर्म में। F2 भी लिख रहे होंगे I, J और K के टर्म में। तो इसको सीधे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर मान लो लीनियर फोर्स होता तो हम बोलते हैं कि पापा 5 न्यूटन लगाए, सॉरी
अच्छा 4-5 न्यूटन लगा है, पापा 4 न्यूटन, टोटल 9 न्यूटन फोर्स हो गया। लेकिन हम ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स है हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जरूरी नहीं है 1D में होगा। हम बताए थे हो सकता है 2D में हो सकता है 3D में हो, तो वेक्टर तीनों डायमेंशन में हो सकता है। जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने का थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाएगा। सिस्टम क्या होगा आपको हम बताते हैं, और इसी सॉल्यूशन को मतलब इसका नेट फोर्स कितना होगा, F1 + F2 कुछ ये हो सकता है कि खंबा इधर गिर जाए, या हो सकता है ये इधर गिर जाए, या इधर कॉलेप्स कर जाए, या ये बीच से टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। ये क्यों होगा, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। नेट का मतलब होता है एडिशन ऑफ फोर्सेस। अच्छा, आप बचपन में गेम खेलोगे रस्सी खींचने वाला, सपोज दैट आपका एक दोस्त 4 दोस्त इधर से रस्सी खींच रहे हैं, 4 इधर से खींच रहे हैं, फोर्स दोनों साइड से लग रहा है, लेकिन उसका एक रिजल्टेंट होता है जिधर वो रस्सी जाएगा। हम क्या करते हैं, टोटल फोर्स को ऐड करते हैं। तो वेक्टर का एडिशन थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू स्केलर एडिशन। तो आज हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे, और इस पे कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जो एस सी वर्मा साहब का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ट्रायंगल लॉ पे, हम उसको भी डील करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग रेसनिक हेलिडे से भी पिक किए हैं, और एक क्वेश्चन आपका IIT मद्रास में बहुत पहले पूछा था, उससे भी पिक किए, बहुत पहले का सवाल है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर किसी वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऐसे सपोज वी हैव 2 vectors A and B, angle between them is theta, and their resultant is C, is C वेक्टर। देखिए रिजल्टेंट का मतलब हो गया सम, क्या चीज, सम, मतलब ए और बी को जोड़ के जो एक नया वेक्टर आ रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ये कैसा होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे A + B = C। अगर आपका मन हो तो आप C और R भी लिख सकते हैं, इसको आप R भी लिख सकते हैं। ये दोनों कैसा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मतलब हुआ, दोनों फोर्स या दोनों वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के बाद जो हमको नया क्वांटिटी मिल रहा है, दोनों क्वांटिटी को जोड़ने के बाद, दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के बाद जो नया क्वांटिटी मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब ए और बी को जोड़ने पे एक नया वेक्टर हमको आर मिल रहा है, वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। हमने माना कि ए और बी हमारे पास दो वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है, एंड देयर रिजल्टेंट इज सी वेक्टर और आर वेक्टर। अब इसको जोड़ने का विधि ट्रायंगल लॉ से दिया गया है, सबसे बेसिक लॉ है ट्रायंगल लॉ। इसी के हेल्प से हम लोग पॉलीगन लॉ भी प्रूव करेंगे, और एससी वर्मा का एक बहुत सुंदर सवाल भी करेंगे। आप देखिए आगे बने रहिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए हम दो वेक्टर मान लिए ए और बी, तो हम इधर, हम थोड़ी देर के लिए बोर्ड से हो सकता है बाहर चले जाए, कैमरा मैन आप देखिएगा कि लाइटिंग यहीं पे है या अलग जा रहा है, तो हम थोड़ा सा पहले इसको मिटा लेते हैं। जैसे सपोज दैट ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, सपोज दैट ये एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और इसके बीच का एंगल है थीटा, तो a + b जो होगा वो हमारा एक नया वेक्टर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा किधर, इसी पे ट्रायंगल लॉ ने बात किया, बहुत बेहतरीन तरीके से बात किया गया। देखिए आप समझिए, आपको स्टार्टिंग में एक बात बताए थे कि एक वेक्टर, अच्छा ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी एक साइड है नहीं, तो आप समझिएगा अभी हम किस चीज पे बात करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप एससी वर्मा साहब की किताब को पढ़ेंगे, हम कहेंगे आप लेक्चर सुनने से पहले बिल्कुल किताब पढ़ा कीजिए, तो ट्रायंगल लॉ उनके अनुसार ये है, समझिएगा पहले ट्रायंगल लॉ एससी वर्मा साहब के हिसाब से ये इन्होंने बोला कि ये है फर्स्ट वेक्टर, इसके ऊपर गया ये, इसके ऊपर गया सेकंड वेक्टर,
और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब सिंपल सा था, बोला अगर आप वेक्टर को एज अ साइड ऑफ ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, अगर दो वेक्टर को हम एज अ एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल मतलब एज्यूम करते हैं, तो जो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा दोनों का, वो अपोजिट सेंस में उस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा। अपोजिट सेंस का क्या मतलब है, जैसे देखिए हम अगर ट्रायंगल बना रहे हैं, मान लो ऐसे गए, तो बिना पेन उठाए हम ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इसको बोलते हैं सेम सेंस। क्या बोलेंगे इसको, सेम सेंस। या मान लो हम ऐसे गए, ऐसे चले गए, इसको बोलेंगे सेम सेंस। क्या बोलेंगे, सेम सेंस। ये कौन सा सेंस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। मतलब कि हम ऐसे गए और ऐसे आ गए। इसमें देखिए ऐसे गए और ऐसे आ गए। ये कौन सा सेंस हुआ, ये हुआ क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस। तो आपको अगर ट्रायंगल लॉ लिखना हो तो ट्रायंगल लॉ कैसे लिखिएगा, इट इज द लॉ फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर which decides the sense of resultant vector. How? If you consider two vector as a side of triangle, first vector, second vector. अब आमतौर पे आदमी क्या करता है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर के लिए ऐसे आता है, लेकिन ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर आप दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल का साइड मानते हैं, तो जो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो इन दोनों वेक्टर को जोड़ने पे आएगा, वो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अपोजिट सेंस में। मतलब आप ऐसे गए तो आपको ऐसे आना था, लेकिन ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ऐसे गए तो जो नेट होगा वो ऐसे होगा। मतलब कि ये ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये गलत है, ये भी गलत है। सही क्या होगा, तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर आप वेक्टर ए ले रहे हैं इस तरीके से, और ये आप ले रहे हैं वेक्टर बी इस तरीके से, तो देखिए ये गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो जो तीसरा नया वेक्टर होगा वो होगा सी वेक्टर, और वो ऐसे होगा, या इसी को आप आर वेक्टर भी बोल सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आपको क्या करना है, आपको ट्रायंगल का दो साइड, जिस वेक्टर को जोड़ना है उसको ट्रायंगल का दो साइड समझना है, और ट्रायंगल तो बनेगा नहीं दो साइड से, तो तीसरे साइड जिससे वो ट्रायंगल बनेगा वो अपोजिट सेंस में होना चाहिए। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो तीसरा साइड एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। समझ रहे हैं बात को, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे हम और चर्चा करेंगे। ये हमारा ट्रायंगल लॉ था कि फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। और ये ट्रायंगल लॉ बेस है, क्या है, बेस है, वेक्टर की जान है। आपको हम दिखाएंगे जहां भी वेक्टर होगा दुनिया में, वेक्टर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में ट्रायंगल लॉ अपने आप फॉलो होगा, ट्रायंगल लॉ अपने आप फॉलो होगा। आप देखिएगा चाहे वो फोर्स लगे या कुछ लगे। पॉज करो, पॉज करो। ओके, देखिए हम लोग बात कर रहे थे ट्रायंगल लॉ पे, एक बार फिर रिपीट करवा दें। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं आप सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ छात्र ऐसे हो जो कमजोर हो। ध्यान समझिएगा, हिंदी मीडियम के भी छात्र, आप वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, लेकिन बात तो हम हिंदी में ही कर रहे हैं, तो आप समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर आप पहला फोर्स इधर लेते हैं, जैसे देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ समझेंगे ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल लगाया है। हम ये कह रहे हैं कि कोई आदमी इस बॉल को धक्का दिया इधर से, मान लो ये फोर्स F1 है, हम इधर से बॉल को धक्का दिए, और कोई व्यक्ति इसी फोर्स इसको इधर से दिया धक्का F2 से। तो अगर हम बोलेंगे कि F नेट ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। मतलब देखो ये बॉल है हमारे पास, इस बॉल पे हम लगाए F1, ये लगाए F2। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, देखो ये चीज तुम पढ़ोगे कहां पढ़ोगे, FBD में, लेकिन इसका बेस यहीं से तैयार हो रहा है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यही सब करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। हम ये कह रहे हैं कि इस बॉल पे दो फोर्स लगा F1 और F2। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो नेट फोर्स है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, जो नेट फोर्स है वो आखिर कैसा दिखेगा, किस डायरेक्शन में दिखेगा।
तो इसकी बात करेंगे। ये कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। इस बॉल पे इधर लगा F1, इधर लगा F2। हम क्या करते हैं, हम आपको बताए थे, अब ये बॉल को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, तो इसको स्लाइड करके आगे ले आओ। हम बोले थे ना, इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग अगर इसको स्लाइड करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये जो F1 है, इसको इसी के लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग स्लाइड कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं हुआ। अब ये वेक्टर है, इसको पैरेलली शिफ्ट करो F2 को। क्या शिफ्ट करो, पैरेलली। देखो ये F1 था, इसको खिसका के इसी के लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग यहाँ ले आए, और ये F2 है, इसको पैरेलल शिफ्ट की, मतलब ऊपर कर दिए थोड़ा सा। तो जब इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, हम ध्यान से देखिएगा, F2 को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब F2 को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो F2 कुछ ऐसा लगेगा। ये पैरेलल शिफ्ट हो गया। अब ये F2 का लाइन ऑफ एक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये F1 को थोड़ा सा और स्लाइड कर रहे हैं। जब स्लाइड करेंगे तो ये इस पॉइंट पे टकराएगा, तो जहां टकराएगा आपको वहां लेके जाना है। तो मान लेते हैं ये टकराएगा, तो ये इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। टकराने के बाद ये ऐसा यहाँ दिखेगा, और F2 को पीछे लाइए। आप वेक्टर को आगे पीछे कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इससे इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा और ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इसी वजह से हम कहेंगे कि वेक्टर भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये F2, अगर आप थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास, इसको पीछे ला रहे हैं, कहाँ लाए, पीछे। तुम अपने कॉपी में बनाना कि आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, 2-3 डायग्राम बनेगा। हमारे पास बोर्ड में जगह कम है, इसीलिए हम एक ही डायग्राम में समझा रहे हैं, लेकिन आप नोट्स बनाते समय ध्यान रखिएगा, और नोट्स बनाना कंपलसरी है। हो सकता है हम बोल रहे हो अच्छे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हो, लेकिन लिख नहीं रहे हो बोर्ड में, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए और उसको लिखिएगा। चलिए देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, F2 को पीछे किए। जब हम F2 को पीछे करेंगे तो देखो F2 कुछ यहाँ नजर आएगा, ऐसे नजर आया F2 इधर। क्या आपको F2 नजर आया? अब देखो फिर उसी तरह से F1 हो गया हमारा कौन सा वेक्टर, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट वेक्टर हो गया F1। अच्छा F2 क्या हो गया, सेकेंड वेक्टर। हमारा थर्ड वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, देखो ट्रायंगल ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, इसको कंप्लीट करने के लिए कैसे जाना होगा, ऐसे जाना होगा। हम बताए थे अपोजिट सेंस में जाना है। इसका मतलब अगर हम एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दें कि गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सेम सेंस में है, तो हमको क्या करना होगा, ऐसे करना होगा। ये समझे बात। तो ये जो है हमारा, ये नेट फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, नेट फोर्स। आप इसको फिजिकली विजुलाइज कर सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा ऊपर की तरफ होगा। कैसे होगा, मान लो तुम्हारे घर में एक कच्चा आलू है जिसको मम्मी कूच रही हो। अब जब मम्मी कूच रही होती है तो मान लो ऐसे मम्मी आलू पकड़ी है, तो अंगूठे से ऐसे दबा रही है, इस हाथ से ऐसे दबा रही है, आलू छेल के ऊपर चला जाता है। इसका मतलब क्या, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ये आप खुद विजुलाइज कीजिए कि एक यहाँ पे बॉल रखा हुआ है, एकदम फ्रिक्शनलेस बॉल है। फ्रिक्शनलेस होने से क्या होगा, फिसलेगा जल्दी, ठीक है। फ्रिक्शनलेस बॉल है, उस बॉल को हम इधर से धक्का दे रहे हैं, कोई इधर से दे रहा है। अगर इधर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो ये भी तो इसको रेसिस्ट कर रहा है, ये बॉल अपने आप ऊपर उछल जाएगा। आप लोग ऐसा किए होंगे बचपन में। तो वही चीज है, यहाँ आपको फील करना है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, नथिंग एल्स। तो देखिए यहाँ पे फिर से रिमाइंड करवा दें कि ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर आप किसी भी दो वेक्टर को ट्रायंगल का साइड मानते हैं तो जो उसका सम होगा, उस दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा जो ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा, लेकिन अपोजिट सेंस में करेगा। अगर आप ट्रायंगल को ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं आना आपको, मतलब ए गए बी गए, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर ऐसे नहीं होगा, ए बी और ऐसे जाके करेंगे पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने पे इस पे प्रॉब्लम कैसा आता है आप समझिएगा। जैसे किस तरह क्वेश्चन आएगा, देखो आज हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए ट्रायंगल लॉ समझिएगा, क्योंकि जितना भी लॉ है ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। आप वेक्टर में पढ़िएगा अभी पैरेललोग्राम लॉ, वो भी ट्रायंगल लॉ से आया है। आप पढ़िएगा पॉलीगॉन लॉ, वो भी ट्रायंगल लॉ से आया है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, देखिए मान लो क्वेश्चन है फॉर द गिवन डायग्राम, फॉर द गिवन डायग्राम, और इस तरह का सवाल आपको नीट में दिख जाएगा। आप PYQ बनाइएगा तो पता चल जाएगा। फॉर द गिवन डायग्राम A, B, C,
for the given diagram, which of the following is true? पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तीसरा ऑप्शन है, ध्यान से समझेंगे, बोथ 1 and 2। और चौथा है नन ऑफ द अबव। ये सवाल कैसे बनाएंगे, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप बनाइए। हम 2 मिनट के लिए बोर्ड पे से हटते हैं, 2 मिनट नहीं, बस 1 सेकेंड के लिए। अच्छा, आपको ये सवाल पॉज करके ट्राई करना है और आप चेक कीजिएगा कि आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अगर ये पेन, हम मानते हैं कि ये निप एरो है, ये निप क्या है, एक तीर है, सॉरी ये पेन एक वेक्टर है, तीर की तरफ बिहेव करेगा, और ये जो है क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है। समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, ये हेड है और ये टेल है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा पॉजिटिव वेक्टर है, पॉजिटिव वेक्टर इन द सेंस कि अगर इसका डायरेक्शन हम मानते हैं थोड़े देर के लिए प्लस एक्स है, और अगर इसी वेक्टर को हम 180 डिग्री फ्लिप कर दें ऐसे, तो अब क्या समझिएगा, देखो इधर था तो प्लस बोले हम, और इधर 180 डिग्री फ्लिप हो गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। अगर आप इधर प्लस ले रहे हैं, इसका मुंह इधर है, यानी इसका हेड इधर है, और इधर हो गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे इस फॉर्मूला, सॉरी इस क्वेश्चन में देखेंगे। आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बोर्ड से हम बाहर जाए, कोई टेंशन नहीं है, आपको बस नोट करना। कैसे नोट करना, एकदम आराम से समझिए। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखेंगे ध्यान से। अगर हम वेक्टर ए ले रहे हैं और ये वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर कौन सा वेक्टर देगा, सी वेक्टर देगा। और वो हम क्या पढ़े थे कि सी वेक्टर किधर होगा, अपोजिट सेंस में होगा, मतलब ऐसे गए, तो हमको ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये हमको क्या मिलेगा, सी वेक्टर मिलेगा। लेकिन इसमें देखिए हम ऐसे आए कि नहीं आए, तो देखो अगर ये पॉजिटिव सी है तो ये कौन सा सी होगा, फिर ये कौन सा सी होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्या किए, इसको कुछ नहीं किए, 180 डिग्री फ्लिप कर दिए। अगर ये प्लस सी होगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। या अगर हम इसको प्लस सी ले रहे हैं जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो ये अगर प्लस सी है तो ये हमारे लिए कौन सा सी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, क्योंकि ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ए बी और रिजल्टेंट वेक्टर सी ऐसे होना था, लेकिन क्वेश्चन में सी ये दिया है, तो इसका मतलब ये सी कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। तो आप क्या लिखिएगा, ए, अब देखो ये सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, बस यही था ट्रायंगल लॉ। एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, आप देखिएगा थोड़ा सा। चलिए दूसरा सवाल ट्राई करते हैं। दूसरा सवाल किस तरीके का होगा, देखिए अपने मन से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना, किसी बुक की जरूरत नहीं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप बिना देखे, आंसर को बिना देखे अगर आप 10-20 सवाल कर लेते हैं हर एक टॉपिक का, किसी भी बुक से, किसी बेहतरीन बुक से, जैसे कुछ बेहतरीन बुक का नाम बता देते हैं। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स का बाइबल है SC वर्मा, या भगवत गीता, जो भी कह लो, विद्यार्थी के लिए हम बता रहे हैं, वरना कोई आप बोलेंगे सर भगवत गीता से कंपेयर कर दी, देखो विद्यार्थी का बात कर रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है। या रेसनिक हेलिडे, आई रोडो, या एक हमारा पर्सनल फेवरेट है DC पांडे, वो भी हमको बेहतरीन बुक लगता है। तो आप प्रॉब्लम किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको वो सॉल्व मिलेगा विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी टेंशन। तो थोड़ा हम देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको होमवर्क में आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना इंस्टाग्राम ID दे देंगे, उस पर हम क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा और वहाँ से ले लीजिएगा क्वेश्चन। तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज अपना इंस्टाग्राम ID या बायो में डाल देंगे, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आज एक और सवाल करते हैं ट्रायंगल लॉ पे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। देखेंगे ध्यान से।
सपोज दैट कि ये कोई रेक्टेंगल है, देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, 4 वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये आ जाए प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0, कैसे प्रूव करेंगे कि ये सब 0 बराबर होगा? तो देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको फंडामेंटल जानना है। फंडामेंटल ये है कि ट्रायंगल लॉ है, और ट्रायंगल लॉ क्या है अब समझेंगे, देखना ध्यान से। ए और बी है, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कितना बड़ा पॉलीगॉन आ जाए, हर एक पॉलीगॉन को आपको रिड्यूस करना है किसमें? छोटे छोटे ट्रायंगल्स में। किसमें रिड्यूस करना है आपको? छोटे छोटे ट्रायंगल्स में। डोंट फॉरगेट टू रिड्यूस इन स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे देखो, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में कितना ट्रायंगल हो सकता है? अरे बनाने का बहुत बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बनाएंगे 2। कितना बनाएंगे? 2। देखिए कैसे, हम मान लेते हैं कि ए और बी का रिजल्टेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप पहले पॉज करके सॉल्यूशन खुद से कीजिएगा, फिर हमसे मैच कीजिएगा, ऐसे नहीं उतार लेना आपको, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? ए और बी, तो ए और बी का मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या है? आर है। क्या है? आर। तो आप ऐसे ओ ए सॉरी इसको ऐसे मान लेते हैं ओ पी क्यू आर। अगर हम ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखें, ध्यान से देखिएगा, ओ पी क्यू में, या ओ पी क्यू मिटा देते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री टाइप फील आने लगेगा आपको, लगेगा फिर मैथ ही पढ़ रहे हैं। देखो, इसको मान लेते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, इसको सेकंड ट्रायंगल। अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल में देखें तो फर्स्ट ट्रायंगल में देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर और ऐसे गया आर वेक्टर, मतलब ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो किया, ए प्लस बी। क्या बता दे ट्रायंगल लॉ? पहला वेक्टर ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे जाएगा, तीसरा ऐसे जा रहा होगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है? तो सेकंड ट्रायंगल में फिर इसी तरीके से देखेंगे। देखिए सेकंड ट्रायंगल में यहां से ट्रायंगल शुरू हुआ सी डी, तो तीसरा ट्रायंगल कैसे होना था? देखिए इधर ध्यान से, ये आया सी, इधर आया डी, ऐसे आया ऐसे आया, तो ट्रायंगल कंप्लीट होने के लिए ऐसे जाना था, लेकिन ट्रायंगल लॉ कहता है बेटा आपको ऐसे नहीं जाना, ऐसे आना, ठीक है? ये हो गया सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए था रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन इसमें जो वेक्टर दिया है ये आर वेक्टर दिया है इधर, इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर होगा? माइनस आर वेक्टर होगा। तो फिर आप ट्रायंगल लॉ से क्या लिखिएगा? माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, यही लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से ऐसा कर दें, इस आर के जगह माइनस सी प्लस डी रख दें। कैसे? देखो ये आर है ना, तो अगर हम यहां से और निकालना चाहें तो आर बराबर क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ सी प्लस डी। देखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और दोनों की इक्वेट कर देंगे, यानी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर माइनस उधर ले जाएंगे तो ये हमको अपने आप आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था। और इसी ये जो हम प्रूफ किए हैं हम लोग, इसी को इनडायरेक्टली बोला जाता है पॉलीगन लॉ। अभी हम पॉलीगन लॉ आपको तो प्रूफ कर देंगे। अगर इसी रेक्टेंगल को, अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको सेम चीज, अगर हमारे पास पेंटागन होगा, देखिए ध्यान से, HW में याद रहे, अगर पेंटागन हुआ तो देखो एक मिनट, मतलब ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। आपको करना है प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये भी ट्रायंगल लॉ पे बनेगा, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन आपको पॉज करके ट्राई करना। हम HW तो लिख दिए, लेकिन आप पॉज करके ट्राई कीजिएगा, इसीलिए HW है। बाकी हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। कैसे करेंगे इसको भी? सेम उसी तरह से छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। जैसे देख लो इधर, मान लो ये हम ले लिए R1 वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये R1 वेक्टर किसके बराबर होगा? देखिए ध्यान से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे गया, इसका मतलब सही बात है, ए प्लस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना है आपको। और ये वाला अगर आप नोट कर लिए हो तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अगर आपने नोट किया हो तो देखिएगा ध्यान से। अच्छा, हम यहाँ पे लिखे R1 बराबर, सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं, तो बच्चे कहेंगे सर फिर से बोर्ड पर नहीं दिख रहा है। देखिए R1 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल को कंप्लीट किया जाए तो ऐसे कर देते हैं, तो सॉरी, देखो इसको मान लेते हैं R2 वेक्टर, R2 वेक्टर। तो देखिए ध्यान से, फिर देखिए ये C वेक्टर ऐसे गया, D वेक्टर ऐसे। अगर इसको अलग से ट्रायंगल बना के देखें तो देखेंगे, ध्यान से देखिए, ऐसे गया C वेक्टर, इधर गया D वेक्टर, तो ट्रायंगल ऐसे ऐसे। अगर इसको नॉर्मल में ट्रायंगल बनाना होता तो ऐसे गए ऐसे गए ऐसे आ जाते, बन जाता ट्रायंगल। लेकिन वेक्टर लॉ कहता नहीं बेटा ऐसे नहीं आना, आपको ऐसे आना है। और ये कौन सा वेक्टर है, R2 वेक्टर है। इसी को हम ऐसे बनाए हैं, तो आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज कीजिएगा। कहीं समस्या आए तो आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को क्या लिखेंगे फिर से, ये मान लो ट्रायंगल एक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकेंड ट्रायंगल, ये थर्ड ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल में हम क्या लिखे थे, R1 बराबर A प्लस B, कैसे लिखे थे याद होगा आपको। अच्छा R2 यहाँ से क्या लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू C प्लस D, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस ट्रायंगल को। अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, इधर हमारा R2 है, ठीक है, इधर हमारा C वेक्टर है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, और ये हमारा इधर गया R1 वेक्टर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना आके ऐसे जा रहा है। इसका मतलब फिर हमको कैसा साइन प्रयोग करना पड़ेगा, माइनस। माइनस R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। ऐसा क्यों किया, फिर रिपीट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट वेक्टर था ये R2C, कायदे से R1 को कैसे आना था, ऐसे आना था। देखो कायदे से मतलब ओरिजिनली ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखिए, ये रहा R2, ये रहा C, और ट्रायंगल लॉ के हिसाब से R1 को कैसे आना था, ऐसे आना था, एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन R1 आया कैसे, R1 आया है ऐसे, आना था ऐसे लेकिन आया है ऐसे, मतलब आना था इस तरीके से लेकिन आया कैसे, इस तरीके से। फिर देखिए मुंह इधर था, यानी टेल हेड इधर था, ये किधर चला गया, उधर, यानी 180 डिग्री फ्लिप कर गया। यानी अगर ये पॉजिटिव होता तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस R1 बराबर C प्लस R2। अब आप R1 को उधर ले जाइए, तो क्या लिखिएगा, R1 प्लस R2 प्लस C इज इक्वल टू 0। अब R1 की जगह हम क्या रखेंगे, A प्लस B वेक्टर रखेंगे, A प्लस B वेक्टर। R2 की जगह पे क्या रखेंगे, C प्लस D वेक्टर रखेंगे, ठीक है, सॉरी R2 की जगह पे क्या रखेंगे, C प्लस D वेक्टर। और अच्छा ये E वेक्टर था, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये E वेक्टर था, किधर गया, ये कौन सा वेक्टर था, E वेक्टर था, एक मिनट, E वेक्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E वेक्टर हो जाएगा। तो C प्लस D इज इक्वल टू 0, हो गया प्रूफ। आपके लिए एक होमवर्क है जो हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। सेम चीज रेगुलर हेक्सागोन पे प्रूफ किया, किस पे प्रूफ करना है, रेगुलर, ये मिटा रहे हैं और होमवर्क लिख रहे हैं, ठीक है। सेम चीज आपको रेगुलर हेक्सागोन के लिए प्रूफ करना है। रेगुलर हेक्सागोन ध्यान से देखिएगा, ये रहा A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये चलो थोड़ा सा रेगुलर नहीं बन पाया लेकिन प्रयास करते हैं, एक मिनट। B वेक्टर, C वेक्टर, और इसी तरह का सवाल आपको SC वर्मा में दिख जाएगा, ठीक है। और इससे इजी है, आप कर लीजिएगा आराम से। C वेक्टर, ये है D वेक्टर, और ये है E वेक्टर, और ये रहा इधर F वेक्टर। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये सेम सवाल आपको
प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। याद रहे ये सवाल आप ना बने तो आप